नमस्कार सभी को, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि आप सभी पहले से जानते होंगे, एक शॉर्ट वीडियो छोटा सा डाला गया था इस क्लास और इस कंटेंट के उद्देश्य के बारे में। आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि राजस्थान स्तर पर हम देखते हैं कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, चाहे वो कक्षा 10 की हो या कक्षा 12 की हो, तो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसको सॉल्यूशन में अधिकतर जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। उसके रीजंस हैं वो अलग हैं, उनमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश हमें प्रॉब्लम फेस करवाती है। कोई भी जब 10th या 12th का पेपर हम देते हैं तो उस सॉल्यूशन के लिए ये क्लास आपके लिए बनाई गई है। ये समझ लीजिए कि आपके लिए संजीवनी है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि ये संजीवनी है, खास करके जो स्तरीय तक नहीं पहुँच पाते हैं विद्यार्थी, उनके लिए तो संजीवनी का काम ही ये करेगी। यदि आप चैनल से जुड़े रहते हैं, चैनल के साथ बने रहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंग्लिश आपको कि पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी। आप आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर जाओगे। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं कि भाई मान लो कि भी इंग्लिश का पेपर हो रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? भाई थे पेपर देने बैठे हो और इंग्लिश वाले पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत के क्या हुआ है? 52 थे, बता दो। मैं इतनी देर अठा अपना लिख लूं। हाँ चलो, एक एक करके गिनाओ आप, क्या दिक्कत आ। तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो आती है कि हम इंग्लिश है, हाँ शर्माने कोई बात को नहीं, इंग्लिश को रीड नहीं कर पाते। तो मतलब दिक्कत क्या होगी आपने तो कि हमें ये नहीं पता कि लिखा क्या है। हाँ, और ये ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज हैं, उन बच्चों के सामने ये दिक्कत आती है कि हमें नहीं पता भी लिखा क्या है। तो ये तो सौंठाडी प्रॉब्लम तो यही होगी ना कि भी जो लिख रखे है वो समझ में को नहीं आ रहे हो क्या लिख रखे है। फिर कहने का मतलब हम इसको पढ़ नहीं पाते। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है पेपर की कि हम उसको समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो जब आप समझ नहीं पाते तो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो तार सामने कि पर्सन नहीं समझा, तो ये आपको ये नहीं पता कि पूछा क्या है। तो पहली प्रॉब्लम तो क्या होगी, पेपर में लिख के रखे आई समझ में नहीं आ, अरे समझ में आ जाए कोई थोड़ी बहुत, तो फिर अपने भी को अर्थ कौन कर पावा, समझ कौन पावा। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जा कि भाई पूछो कि यानी पर्सन क्या पूछ रहा है, ये बड़ी समस्या आ जाती है। क्लियर है जी? का नहीं हो बामन बता दियो, अरे कोई ज़्यादा होशियार होगा तो। और तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो कब क्रिएट होती है कि हमें थोड़ा बहुत है वो उत्तर आता है, हिंदी में याद है, मारवाड़ी में याद है, थोड़ा बहुत उत्तर याद है ना। लेकिन तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम और है कि भाई उत्तर आवे है ना, लेकिन क्या को नहीं आवा है, इंग्लिश में राइट करना नहीं आता। कहने का मतलब तीसरी ठाडी प्रॉब्लम है लिखना क्या है। ये जो तीन प्रॉब्लम हैं ये इंग्लिश की पेपर की सबसे मोटी प्रॉब्लम होती है बोर्ड परीक्षाओं में। चाहे वो 10th का ले लो, चाहे 12th का ले लो, सभी के सामने लगभग ये प्रॉब्लम आती हैं। मैं ये नहीं कहता भी 10-20% को नहीं आती होंगी, या जो बड़ी बड़ी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको नहीं आती होगी। वहाँ भी 60-70 को तो आती है, लेकिन कुछ परसेंटेज है उनको नहीं आती होगी। और उनके लिए ये मैं बना भी नहीं रहा मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि मोटी फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं और जिनको कि अभी तक स्तरीय इसका ज्ञान नहीं है। उनके सामने उनकी प्रॉब्लम की समस्या को सॉल्यूशन देने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम है और मैं अच्छे से जानता हूँ आप सभी भी सहमत हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम हमें आती हैं। जो ही हम पेपर देखते हैं तो पेपर देखते ही सो बड़ी राट तो यह हो जा कि भाई इंग्लिश में के लिखेड़ है कौन पार पड़े, पढ़ी कौन जा, थोड़ी बहुत आप पढ़ लें तो यो कौन बेरो पड़े, समझ में कौन आगे पूछ रहे के, यानी हम प्रश्न का अर्थ नहीं कर पाते। फिर तीसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत उत्तर आवे है, हिंदी में मारवाड़ी में जो भी आवे है थोड़ा उत्तर आवा है, तो भी बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाए लिखा गया उत्तर है, उत्तर हमें आता है लेकिन पर उत्तर के नंबर मार्क्स तो तब मिलेंगे जब हम उनको कॉपी में लिख के दिखाएंगे, वो भी कुछ यहाँ। तो इसका मतलब ये बड़ी तीन प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं, सभी के सामने आती हैं।
हमारा जो इस कंटेंट को बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इन तीनों चिंताओं से आपको मुक्त कर दिया जाए। कहने का मतलब आपके सामने एक ऐसा तरीका आपको सिखा दिया जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया जाए कि आपको बिना रटे, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना रटे, रटना ना पड़े। बड़का के याद को नहीं, बाप दादा के याद को नहीं, अपने तो इंग्लिश रट्टे याद हो ही कोई गए। तो बिना रट्टे अपना ने कोई ऐसा को तरीको निकल जा कि हम क्वेश्चन को देखकर उसका उत्तर दे पाए, केवल प्रश्न को देखकर उसका उत्तर है वो हम दे पाए, ऐसा कोई तरीका हमें इसमें मिल जाए जिससे हम अपनी इंग्लिश है उसको पेपर को अच्छे से सॉल्व करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। हमारा जो कंटेंट बनाने का मकसद यही है। तो इस मुहिम में आप सभी मेरे साथ हैं, तो हम इसको शुरुआत करते हैं। अब बड़ी जो दिक्कत ये है वो ये है कि हम अपने आप को तैयार करें इस चीज़ के लिए। बच्चों से कह रहा हूं मैं कि अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे, हम सीख पाएंगे। रीजन बस इतना सा है कि एक सप्ताह की क्लास है, ज़्यादा क्लासें नहीं होंगी, लगभग एक सप्ताह की क्लास होगी, और एक सप्ताह की क्लास में आपको इतना निपुण बना दिया जाएगा, आपको अपने आप पर विश्वास आ जाएगा कि आप 100% सफल होंगे। ये गारंटी मेरी है, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, आपको मैं 100% आश्वस्त करता हूँ। और एक सप्ताह के बाद तो आप खुद कहोगे कि भाई हाँ हम इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बिना रटे। कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी इलीगल सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बाकायदा लीगल तौर पर आप सफल होगे, ये गारंटी मेरी है। आप तो केवल चैनल से जुड़े रहें, चैनल के साथ बने रहें, और जितना हो सके अपने जो दोस्त हैं उन तक पहुंचाते रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी परीक्षा में आपको वो सफलता मिलेगी जो सफलता देखकर आपके अभिभावक होंगे या आपके गुरुजन होंगे वो भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि आपको इतने नंबर मिले कैसे। इतनी शानदार सफलता आपको मिलेगी यदि आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो। और ये भी आपको पता ही है कि सफलता है वो सबसे बेटर आंसर होता है अपने आलोचकों को जवाब देने का। जो ये कहते हैं ना कि भाई आपका इंग्लिश में कुछ नहीं हो सकता, या इंग्लिश में तो कोई मरे पास को नहीं हो सके, उसको सबसे अच्छा जो जवाब है वो यही होता है, आप सफलता के साथ उसको जवाब दीजिए। और ये आपको पता ही है कि सफलता का सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब सब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों, तब आप सफल हों, तब आपकी जीत का असली मज़ा आता है। तो इसलिए आप मोटिवेटेड रहें, तैयार रहें। केवल और केवल कुछ क्लासें हैं, सप्ताह भर की क्लासें हैं, वो आप अच्छे से सीख लीजिए। फिर उसके बाद में मैं गारंटी देता हूं कि आप बिना रटे आप इंग्लिश में 100% सफल होंगे और अच्छे नंबरों से आप सफल होंगे। आप केवल बने रहिए, इन तीनों सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे, और जब इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो 100% है वो हम सफल होंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं हमारा अभियान। तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टू आंसर, क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन है ये हमें पेपर में दिया रहता है और हमें क्या बनाना रहता है, आंसर बनाना रहता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को देखकर हम आंसर बना पाए, इतनी योग्यता हम अपने आप में तैयार कर लें, अपने आप में पैदा कर लें कि प्रश्न को देखकर उसका उत्तर निकाल पाएं। और ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी को, इस टॉपिक को हम नाम देंगे आंसर फ्रेमिंग। क्या नाम देंगे? आंसर फ्रेमिंग। आंसर फ्रेमिंग यानी उत्तर बनाना, प्रश्न को देखकर उसका उत्तर बनाना। तो प्रश्न तो पेपर में दिए ही रहेंगे, या तो अपना याद करना ही को नहीं, या तो पेपर में दे के रखा हो। अब यदि पेपर में प्रश्न दे रहा क्या है ना, तो अपना आपने इतो मोटिवेट कर लो, इतनी अपना आप में एबिलिटी कर लो कि 20% ने देख के आपा के बनास का उत्तर बनास का भी नहीं बोला है आंसर फ्रेमिंग। क्लियर है? अब थे दो चीज पूछोगा कि भाई यो हो गया है ना, प्रश्न ने देख के उत्तर क्या बनाया जाओगे, तो देखो कोई जादू तो होगा ना, हाँ तो होगा नहीं कि भाई मेरे कन कोई हैर में ओमना सोमना या हुम करके थारे दिमाग में फूंक मारूं, थारे दिमाग में पूरा को पूरा चल जाए। कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है इसमें,
सीधी सी बात है कि भाई कोई भी लैंग्वेज जो होती है, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसका सबसे बड़ा जो टूल होती है, टूल यानी उसके पास जो सबसे बड़ा औजार होती है, वो उसकी ग्रामर होती है। क्या होती है? उसकी ग्रामर होती है। अब हर बात समझ में आ रही होगी। क्या ये ग्रामर है वही आपको कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बिठा के देगी। यदि आप अच्छे से सीखते हो तो इसी ग्रामर को यदि अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो ग्रामर ही कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ निकाल के देगी जो जुगाड़ है वो आपको पॉसिबल कर देगा आप प्रश्न देखकर उसका उत्तर निकाल पाए। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है ग्रामर में ही बात चीज है। अब ग्रामर में बात चीज है तो ये मतलब क्या है कि ग्रामर यदि है तो लीगल है, इलीगल तो कौन है? आप कोई टीप रहा को नहीं, कोई पेपर लीक कौन कर रहा, कुछ इलीगल तो कर रहे को नहीं। यानी लीगल तरीके से हम ये अपना 100% सफलता वाला मंत्र है वो यहाँ सिद्ध कर लेंगे। 100% सफलता मिलेगी और कोई इलीगल काम कौन करना। सीधी सी बात है, ग्रामर की तरफ से कोई जुगाड़ निकालागा जी, जुगाड़ से आपा के तैयार कर पावा, अपना आप ने तैयार कर पावा, अपने आप को मोटिवेट कर पाए, अपनी एबिलिटी बना लें कि प्रश्न देख के और अपना के मिल जा, प्रश्न से हम उत्तर खुद तैयार कर सकें। वह भी बिना रटे बिना टिपे, न टीपणो पड़ रहा न रटनो पड़ रहा। कि तू सोरो काम है कौन के थार तो भाग सा ही खुल जाएगा, न रटनो पड़े थाने न थाने टीपणो पड़े, सीधो सो काम हो गयो। तो ये होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। आश्वस्त रहो बस आप, तो क्या है बने रहो, मोटिवेटेड रहो, तैयार रहो। जो चीज़ बोली जा रही है या जो चीज़ बोर्ड पर लिखी जा रही है उसको ध्यान से सुनते रहो और अच्छे से इसको पढ़ते रहो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब आपको ये पता चल गया कि सॉल्यूशन है वो ग्रामर ही देगी, ठीक है। और जो इंग्लिश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि इंग्लिश है जो ग्रामर है वो साइंटिफिक होती है। तो साइंस के अकॉर्डिंग ही ग्रामर होती है, साइंटिफिक रीजन के साथ आपको एक सॉल्यूशन तैयार करके देती है। कैसे देती है वो हम अभी देखेंगे। जहाँ था ना क्लियर हो गया कि थारी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन, ठीक है, इको सॉल्यूशन क्या है, आंसर, ठीक है। यानी प्रॉब्लम है क्वेश्चन, यानी प्रश्न दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है और वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है आंसर के रूप में। अब वो ध्यान ही है कि भाई यदि कोई चीज़ को सॉल्यूशन निकालना है, अभी साइंस ही क्या बताओ कि भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको निकालना है, किसी चीज़ का हल निकालना है तो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। साइंस में क्या है कि भी कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, भी को सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना है, तो साइंस या साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं तभी उसका सटीक हल वो निकाल पाते हैं। तो अपना बूढ़िया जाए पहले कौन क्या करता है, थारे याद हो तो घर कोई दादो दादी हो तो पूछो बन जाके पहले कौन सांप खा जाता ना, तो डॉक्टर कहता या जो भी हो तो वो डॉक्टर कहता भी सांप ने सागे पकड़ के लाओ, कोई ने सांप खा गया तो पहली कोशिश क्या करता भी सांप ने पकड़ के सागे ले जाता। तो क्यों ले जाया करता कि उससे पता लग जाए कि पहली बात तो सांप जहरीला है कि नहीं है, और दूसरी बात जहरीला है तो किस टाइप का है, जिससे उसकी सही एंटीडोज है वो उस मरीज को मिल सके और वो ठीक हो सके। तो बाकी बात थ्योरी अपाड़ा लगाऊंगा, क्या लगानी है कि भाई अपना ना क्वेश्चन दे रखा है तो प्रॉब्लम यह है और इसको सॉल्यूशन यो है। तो पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन, और समझना के आधार पर अपना तो फिर ही है अपना कन तो के रामबाण इलाज के है, ग्रामर है, ठीक है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने के लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन ग्रामर में किस तरीके से बनता है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ग्रामर ये बताती है कि क्वेश्चन 3 टाइप का बनता है, क्लियर है। हाँ, तो देखते हैं कि ग्रामर है वो आपका क्वेश्चन का निर्माण कैसे करती है। पहले का क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं तो वो बताता है कितने टाइप के होते हैं। तो पहले याद करना है टैग क्वेश्चन, दूसरा याद करना है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन नाम याद रखने हैं, और तीसरा है WH वर्ड वाले, WH वर्ड क्वेश्चन। बताओ
कितने दिन से डर रहे थे, क्वेश्चन है उत्तर नहीं बनते, उत्तर बनाने नहीं आते, है ना। अब है ही कितना, 3 ही है, कितना प्रकार का ही, 3 ही प्रकार का प्रश्न सीखना है जिसे पूरी इंग्लिश की समस्या सोल्व हो रही है। सीख लो ध्यान। तो पहला जो है वो क्या है, टैग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टैग है, इसके लिए एक बात बता दूं कि भाई ये केवल अब जो है वर्तमान जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसमें केवल 10th क्लास में पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है, केवल 10th क्लास में पूछा जा रहा है, 12th में पूछा नहीं जा रहा। 12th के लिए ये 2 हैं, ठीक है, 12th में ये 2 ही पूछे जा रहे हैं और ये केवल 10th के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3 का है वो तरीको सीख लोगे भाई। हाँ, 3 में से कोई सा प्रश्न आवा है तो आप उत्तर क्या बना उसका, क्लियर है। तो 3 तो सीख ही सको भी, है ना, बहुत ईजी है, सिंपल सो है। आपनो लक्ष्य है कि राखो दिमाग में, प्रश्न ने देख के आप उत्तर बनाना सीख जाओ, फिर आपने नैया पारो जी। अब देखो, पहले तो देखो कि टैग क्वेश्चन होता क्या है। तो थे कोई ऐ को देखे होगा, कोई सिंपल सो थाने बताऊं कि ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसा को मॉडल देखा होगा थारो कड़े। तो ये जो है, ये जो मैटर है, इसी को कहते हैं टैग करना। क्या कहते हैं, टैग करना, और इसी को कहते हैं टैग क्वेश्चन। क्लियर है। एक सेंटेंस दे के उसके बाद खाली स्थान दे देता है, खाली स्थान दे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के आपको कहता है इसको टैग करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है टैग क्वेश्चन बना के देना है। क्लियर। सीधा सिंपल सा तरीका बताऊंगा बहुत ही इजीली, और खास करके 10th वाले बच्चे सुन लें कि यहां आपको ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से रीड करना है और यही बताएगा कि यहां टैग क्या आएगा। क्लियर है। देखो, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपका ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो। तो यदि ये खुद पॉजिटिव है तो आपकी जो टैग है वो बनेगी HV प्लस नोट, HV प्लस नोट। और ये ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसकी कंबाइन फॉर्म देनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कंबाइन फॉर्म क्या होती है। आप तो केवल इतना ध्यान में रखो तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो कि पहला ऑप्शन ये है टैग बनाने का कि यदि टैग बना रहे हो और टैग वाला दिया गया सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सकारात्मक भी याद नहीं रहे तो ध्यान में रख लियो कि यदि भी मैं नोट नहीं है, यदि भी मैं नोट नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव है, और भी में नोट नहीं है तो इम नोट लागसी। ये तो याद रह जाओगे ना कि नोट यहां है तब तो यहां नोट नहीं लगेगा, और यदि यहां नोट पहले से है तो फिर यहां नोट नहीं लगेगा। क्लियर है। तो पॉजिटिव है तो इधर आप करोगे HV प्लस नोट, और HV प्लस नोट की कंबाइन फॉर्म, कंबाइन फॉर्म का मतलब है कि एक तो आप लिखा इज नोट, क्या लिखा, इज नोट, या आप लिखा हैज नोट। ठीक है, इसकी कंबाइन फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगी इजंट, क्या बन जाएगी, इजंट, और ये बन जाएगी हैजंट। बस इन्हीं बोला कंबाइन फॉर्म। इंग्लिश में नाम बड़ा बड़ा है, डरिया मत करो, कंफ्यूजन बिल्कुल ही मत लिया करो, डरने की जरूरत क्यों नहीं आवड़ा, नाम बड़ा ही के कंबाइन फॉर्म, के कंबाइन फॉर्म होगी, मिला दे आप कौन के, हाँ शाबाश। अब फिर देखो कि ये हो गया, इसकी कंबाइन फॉर्म आ गई, और कंबाइन फॉर्म के बाद में इसी का सब्जेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, सब्जेक्ट, और ये बन गया टैग। देखो ध्यान से, यही हेल्पिंग वर्ब आवेगी, क्या आवेगी, इज, ठीक है, और नोट लगाना है कंबाइन फॉर्म में तो क्या बन गई, इजेंट, क्या बन गई, इजेंट। फिर यो ही सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो वो लिया इजेंट ही, ये बन गया टैग एल, ये आपका काम हो गया। अब बताओ बना दोगा टैग। दूसरा ऑप्शन और देख लो, फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई वाक्य ये जो ये वाला वाक्य है ये क्या हो, निगेटिव हो, ये क्या हो, निगेटिव हो। अब निगेटिव हो तो बार था एक बात बताई, बात हर याद रहेगी होगी, है ना। हाँ, तो आपको याद होगा कि देखो अभी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है तो आपकी टैग निगेटिव होगी। सिंपल सी बात है कि 8 नोट है जब तो 18 मत लगाओ, और 18 को नहीं तो 18 लगा दो। तो अब निगेटिव है ये मतलब 8 नोट 80, तो इसमें नोट आएगा तो फिर टैग में नोट नहीं आएगा, तो फिर सीधो ही लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो और फिर सब्जेक्ट लिख दो और या क्वेश्चन मार्क, यो टैग ला के
सिंपल सी बात है, इधर नोट है तो इधर नहीं आएगा और इधर नोट नहीं है तो इधर आएगा, बस क्लियर सी बात है। कोई कठू उधार को लेनो, सीधी सिंपल सी बात है कि आई हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, या ही सब्जेक्ट काम में लेनी है। लिखने को तरीको सीख लो बस कि इस तरीके से लिखना है। अब बताओ 18 से उठा के 18 तो रख ही सको थे, इधर से केवल रिप्लेस करना है, इसको इधर से उठाओ और इधर रख दो, बस तरीका सीखना है लिखना कैसे। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, कोई गणित सूत्र का लगाना था, है ना। तो ये तो कर लोगे आराम से, शाबाश गुड। तो अब बताओ ये आयो को नहीं आयो, आपनों की बात हुई ही, अपनी यही बात हुई ने कि रटनों को नहीं टीपणों को नहीं, तो न तो रट्यो आप न टिप्यो, आप केवल सीख लियोगे। यदि टेग बनवाएगा तो हम ऐसे कर देंगे, अब कर दोगा, शाबाश। ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, यानी एक टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है और आपने सीख लिया। अब बात करा दूसरे वाले क्वेश्चन की। हाँ सो रहे हैं ना, काम सगड़ा सो रहा है, नींद सावड़ रहा क्या करो दे। अब देखो ध्यान से, अब दूसरो टाइप कौन सो हो, दूसरो टाइप हो यस नो टाइप, यस नो टाइप, ठीक है। नाम तो सुने होगा तारो, सुना होगा नाम आपने, यस नो टाइप। अब इस यस नो टाइप का पहले देखो स्ट्रक्चर क्या होता है कि बनता कैसे है। तो देखो एच वी, फिर सब्जेक्ट, फिर एम वी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे कोई कठिन बठिन का आवा है तो बन लिया हो, और ये बन गया क्वेश्चन। यानी कोई भी जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और ये प्रश्न बन जाता है। इसी को कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। याद रखने को सीधो सो तरीको यो है कि ये जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो हम ये कहते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में अपन ने सुना है क्लास में कि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न। समझ में आ गई बात है। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना प्रश्न है वह यस नो टाइप प्रश्न याद रखना है, याद रह जाएगा बात। अब वो थाने पहले से यदि आप चैनल से जुड़े हुए हो तब तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी माननी है कि भाई तो आत को नहीं हेल्पिंग वर्ब हर कोई सी उठा के आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड ही। तो यदि पहले से चैनल से जुड़ेड़ा हो तो थान ध्यान है कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी चीज़ हो उसके है ना। नहीं जुड़ेड़ा हो तो अब थोड़ा सा ध्यान कर लो, मैं थाने थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूंगा। हेल्पिंग वर्ब में ग्रामर 24 आपको वर्ड देती है, कितने देती है जिनको आप हेल्पिंग वर्ब समझते हो, 24 को डिवाइड किया जाता है 11 + 13 में, 11 + 13 में। जो 11 होती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं और 13 होती हैं वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी होती हैं, ठीक है। नाम याद नहीं रहे तो आपने सीधी हेल्पिंग वर्ब भी याद रख लियो कि 11 तो हुए हैं प्राइमरी और 13 हुए हैं सेकेंडरी। अब ये जो कि 11 हुए हैं और ये 13 हुए हैं, ये टोटल कितनी होगी 24। तो इसको मतलब है कि कोई भी WH वर्ड कोई भी यस नो टाइप क्वेश्चन है वो शुरू होगा तो 24 में से कोई सी हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। क्लियर है। अब भाई आपने थोड़ी थोड़ी याद रख लो और अच्छे से याद करने के लिए पीछे की क्लास देख लेना, वहां आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो 11 याद करनी है तो मैं थाने याद करा दूं जल्दी सी। 3 नाम याद करो, बी, डू और हैव, और आगे संख्या भी लिख दूं 5 और 3 और 3 और जोड़ ध्यान, गणित तो आती होगी थाने, इंग्लिश में थोड़ी है। 5 और 3 8 और 3 कितनी होगी 11 होगी ना, तो फटाफट याद कर लो। बी की 5 बनानी है तो बना दो, इज, आर, एम, वाज, वर, ये बन गई 5। इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है। इज, आर, एम प्रेजेंट में यूज होती हैं बी की फॉर्म और पास्ट में यूज होती है वाज, वर। कितनी होगी 5। अब कितनी है 3 याद करनी है, 3 याद करनी है तो याद करो डू, डज और डेस लगा के लिखो डिड। तो इसको मतलब डू डज तो प्रेजेंट में आ रही है और डिड कटा रही है पास्ट में। तो कितनी होगी 5 और ये कितनी होगी 3, 8 तो बन गई ना, 8 याद होगी थारे, होगी ना, झूठी हाँ बरो। अब हैव है, हैव की भी 3 बनानी है तो हैव की बनाओगा हैज,
हैव 2 और 1 बना दी हैड, या पास्ट में यूज हो जाएगी। तो 5 3 8 3 11, 11 तो ये आस्क है, ये तो याद होगी शायद ना, हुई तो रट लियो ना। ये तो 11 तो ये हेल्पिंग वर्ब आस्क हैं। अब मैं था ना थोड़ी सी और बता दूं, ठीक है, फटाफट याद होगी ना, शाबाश। अब ये जो 13 है ये सेकेंडरी है अन, आप याद रखा मॉडल के रूप में, के रूप में मॉडल बोलते हैं इनको ग्रामर की लैंग्वेज में, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ए तेरा याद रखनी ही, तो पहलो तो तरीको याद रखने को है 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 यानी जोड़ू आवागा, ठीक है। तो 8 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 8। तो याद करो कैन, सागे सागे कुड, में, माइट, शैल, शुड, हाँ याद करता रहो फटाफट, विल और वुड। विद्यार्थी जीवन में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। इसको मतलब ये नहीं कि वो बेशर्म हो जा, पर शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भिक्षुक अवस्था में रहता है। देखो ध्यान से, हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि विद्यार्थी भिक्षुक अवस्था में रहता है, तो उसे शर्म का त्याग हमेशा रखना चाहिए। अब देखो ध्यान से, क्या भाई कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो कितना होगा 4 गुणा 2, 8 तो ये होगी, क्योंकि ये खुद मॉडल हैं प्लस ये हैं, ये इनकी पास्ट फॉर्म तो है ही, साथ में स्वयं भी मॉडल का काम करती हैं, इसलिए इनको काउंट किया जाता है 8 में, ठीक है। 8 के बाद में 2 थाने याद रखनी है, नाम सगड़ा का सुनेड़ा ही थारा, बस अन बेड़ी को देखेड़ी के दे है ना, वही कारण है ought to और मस्ट। तो 8 और 2 कितनी होगी 10। 10 के बाद में 2 याद रखनी था ने, नीड और डेयर, ये दोनों एक जिशियों है, नीड और डेयर। तो 10 और 2 12, और यो एक अलग ही काम है यूज टू, ठीक है, ये रेडो इन रहे, तो यूज टू ये हो गई 13। इस तरीके से ये 11 और ये 13, ये 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, वो आपको दिख सकती हैं ऐसे प्रश्नों में। तो इन 24 में से यदि कोई किसी वाक्य की शुरुआत करती है तो आपको उसको यस नो टाइप क्वेश्चन मानना है। क्लियर है, समझ में आगी सके, शाबाश। अब आपनो मुख्य जो उद्देश्य है वो तो मैं थाने थोड़ो एक्स्ट्रा ज्ञान दे दियो है ना। अब देखो आपनो है कि भाई हेल्पिंग वर्ब आ रहा पर्सन, तो हेल्पिंग वर्ब जो पर्सन शुरू हो रही है वो मतलब क्या हो गया कि भाई सारी जो कहानी है वह हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड होगी ना। तो इसलिए ध्यान होना चाहिए कि भाई क्या ना हेल्पिंग वर्ब मानना आप आगे भी काम आओगे आपने। तो 24 जो वर्ड हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ग्रामर यूज करती है, मैं थान बता दिया यार, बथान ध्यान होना चाहिए कि 24 हेल्पिंग वर्ब हो। अब मान लिया कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू हो गया तो बन गया पर्सन। तो अब आपना ने क्या आना चाहिए रहा है, उत्तर आना चाहिए नहीं को, और आपनो काम भी यही है कि पर्सन तो दे ही रखे है, बनानो के उत्तर बनाना है। चलो तो एक उत्तर भी मैं दिए कहूँ कि थे दिमाग लगाओ, तो एक उत्तर भी कठे न कठे बोर्ड पे लिख रखे है, थे थोड़ी दिमाग लगाओ अक्ल लगाओ, भगवान दिए था ने ज़्यादा भी नहीं तो 250-300 ग्राम तो देड़ी है, तो भी को प्रयोग करो। देखो दिखाई ध्यान से, कठे न कठे बोर्ड पे को उत्तर लिख रखे है, हाँ शाबाश, चलाए करो इन्हें, कोई काम को नहीं आओगे ने, जितो दिमाग चलाओगा बितो ही बढ़ेगो। देखो ध्यान से कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर के 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा तो हाँ भरेगा सगड़ा, ये देखो पहला ऑप्शन है यस, क्या हुआ है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। एक के अलावा तीसरा उत्तर बनेगा नहीं, ग्रामर में एक के अलावा तीसरा कोई उत्तर कौन बने, यानी 2 ही उत्तर है, क्या तो हाँ और क्या ना। समझ में आई क्या थारा है, पूछ मरगी तो बोल मरगी, बोल कौन मरी तो कौन मरी, बस तीसरा उत्तर कौन बने, बीच में तो रही कौन से कहना बोल न मरी न जी। तो ये क्या है, या तो उत्तर बनेगा यस में और या बनेगा नो में। तो इसका 2 तो याद रख ही सको, हेल्पिंग वर्ब कोई पर्सन शुरू हो रहे हो तो भी 2 ही उत्तर हैं, कौन कौन सा है, क्या तो हाँ क्या ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यस नो टाइप। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो कोई 24 में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब पर्सन शुरू हो रही है
बी का पहले से डिसाइड है उत्तर के कह तो हम हो सिर के नाम हो सी। ठीक है, अब पाठ इतना पढ़ेड़ा हो, पाठ पढ़िया है पूरी साल, तो कमू कम इतो तो ध्यान कर ही सकोगे ई पाठ में हाँ होगो ई प्रश्न में ना होगो। भी पाठ की बात हिंदी में तो याद रही है आपने कि हाँ है कि ना है, तो बस वो ही देखना है, हाँ है तो यस कर दो और ना है तो नो कर दो। अरे मान लो न भी आवा है, जमाई माटी ले रही है, तो कम कम तुक्को भी मारोगा तो 50% चांस तो ही सही होने का, क्योंकि उत्तर दो ही तो उसका, ये तो यस या नो। क्लियर। लेकिन इतना पार कौन पाड़ नहीं है कहते थे तो लिख के छोड़े हो, इतना नंबर को नहीं आओ करनो क्या था ना, फिर थोड़ी सी अक्ल को प्रयोग करना है। क्या करना है देखो ध्यान से, कि यस तो अठे आ गयो। अब यस को मतलब क्या है हाँ, और हाँ को मतलब ही हो पॉजिटिव। क्या मतलब वो है पॉजिटिव, तो एक आगे जो को उत्तर है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में लिख दो। क्या में लिख दो? पॉजिटिव स्ट्रक्चर में लिख दो। क्या लिखना है देखो, वो लिख दो सब्जेक्ट है, यो लिख दो हेल्पिंग वर्ब, और फिर लिख दो मेन वर्ब, और फिर लिख दो ऑब्जेक्ट है, और आगे क्यों है तो वो लिख दो, और बिग वन फुल स्टॉप लगा दो, यही उत्तर है। ठीक है, समझ में आएगी। और सौ चौखी बात यह है कि थाने अलग से कोई दिमाग कौन लगानो, अलग से कोई दिमाग कौन लगानो, सोगन लागे थाने कोई दिमाग मत लगाओ। देख लियो, ई सब्जेक्ट ने ठलिया है, और ई हेल्पिंग वर्ब ने ठलिया है, ई मेन वर्ब ने ठलिया है, और इन ऑब्जेक्ट ने ठहर इन अदर वर्ड। एक भी चीज आ दोनों के अलावा है कि कोनी जो थाने खुद कनु लगानी है, याद करके सगड़ो जो काम करना है वो शुद्ध पर्सन से ही उत्तर बना के लिखना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। अरे उठा पटकी तो करी सको, तो मारी होते कि ये हेल्पिंग वर्ब से देख लियो का पर्सन बनेड़ो है, तो पहली बात तो यह दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसके जो उत्तर हैं वो पहले से डिसाइड हैं। दो के अलावा तीसरा उत्तर को नहीं हो उसके कह तो हाँ के ना, तो हाँ में उत्तर दे रहे हैं तो हाँ को मतलब पॉजिटिव हो है, तो इसको मतलब वाक्य पॉजिटिव बनना चाहिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग और मैन और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, अब ना और देख लो, ना को मतलब निगेटिव, ना को मतलब निगेटिव, तो निगेटिव में बना दो। निगेटिव में कौन सा बनाना ऊँट जोड़ना है, वो सब्जेक्ट लिख दो और यह हेल्पिंग और लिख दो, ठीक प्लस में एक नोट और लगा दो सुनो सो, फिर एक बाद में मैन वर्ब लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो और फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये मैं एक फंडो नयो आ गयो, बाकी सब का सब सेम ही। देख लो ध्यान से, ये इसका आंसर क्लियरली बन जाएगा। इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना, कुछ रटना नहीं है, कोई दिक्कत को नहीं है। केवल ऊपर से ध्यान से अक्ल से आँख खोल के ऊपर वाली चीज़ को नीचे रिप्लेस करना है दिमाग से। क्लियर है। अब बताओ एम कोई दिक्कत आओ तो थाने दो प्रकार का बता दिया, एक तो टैग, टैग में कुछ रटनो पड़ेगा थाने, कोई चीज़ को रटिन थे। दूसरो बता दियो थाने यस नो टाइप, यस नो टाइप में भी क्यों को रटनो पड़ो, केवल प्रश्न देखो उत्तर लिखो। क्लियर है। अब जो चीज़ ध्यान रखनी है, इंग्लिश इतनी सॉरी तो आती को ना, क्यों उनकी तो टांगल जाओगी ना, इनमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। बा कठे है, बा देखो ध्यान से बा प्रॉब्लम है कि ये यदि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वाली है उसमें तीन जो हैं डू मिले, डज मिले या डिड मिले, है ना, तो तीसरी आंख शिवजी हरी खोल लियो। यदि अठे हेल्पिंग वर्ब में डू ओवर, डज ओवर, डिड ओवर, तो शिवजी हरी आंख की जरूरत पड़ेगी, यानी अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत पड़ेगी थाने। ठीक है ना, क्या करना है अठे ही नोट कर लियो आपने। यदि प्रश्न में डू होवे, डज होवे, डिड होवे, प्रश्न में डू है, डज है, डिड है ना, तो बिन उत्तर क्रिएट करती टाइम क्या करना है वो ध्यान रखो। तो यदि डू है तो पॉजिटिव वाले आंसर में डू का, डज का, डिड का तीनों का ही प्रयोग नहीं किया जाए। पॉजिटिव वाले उत्तर में डू, डज, डिड तीनों का प्रयोग ना किया जाए। कहने को मतलब है, एक मैं उदाहरण देकर बता दूंगा था ना, यदि यहाँ पर डू आती है तो वहाँ उसको यहाँ नहीं लेके आना, डज आती है तब यहाँ नहीं लेके आना, डिड आती है तब भी यहाँ लेके नहीं आना। क्लियर है, बात समझ में आ गई अंदर है। हाँ, अट्ठे नो में लेके आना है, नो वाले में डू हो, डज हो, डिड हो, इज हो, आर हो, कोई सी हो सब आएगी। पॉजिटिव में ध्यान रखना है कि डू, डज, डिड तीन को लेके आना, डू, डज, डिड तीन को नहीं लेके आना। और करना क्या है उसकी जगह ये भी थोड़ा सा ध्यान दो
कि यदि आप डू को हटाते हो तब कोई चेंज नहीं है, यानी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मैन वर्ब है बा क्या में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, कोई दिक्कत को नहीं आता है, कोई चेंज कौन करनी। डज हटा रहे हो तो मैन वर्ब जो बी पर्सन में थी उसमें एस या ई एस जोड़ के लिखोगे, एस या ई एस जोड़ के। यहाँ पे मान लो डज थी तो आप हेल्पिंग वर्ब में डज लाओगे नहीं, तो मैन वर्ब में एस या ई एस जोड़ के लिख दोगे। क्लियर है। यदि यहाँ डिड थी तो आपने डिड को हटाया है, डिड को हटाया है तो अब मैन वर्ब चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, मैन वर्ब को क्या बना दो, सेकंड फॉर्म बना दो, उत्तर वाली मैन वर्ब को। ये पर्सन में मिलेंगे और आंसर की ये मैन वर्ब है, इसमें ये चेंज करने हैं आपको। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जब आप यस नो टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर बनाने जा रहे हैं, उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू है, डज है, डिड है, तो पहली बात तो बिन पॉजिटिव के उत्तर में कौन लिखनी, ठीक है, यानी डू भी हटानी है, डज भी हटानी है, डिड भी हटानी है। अब ये हटेंगी तो मैन वर्ब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, डू हटाई तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी, फर्स्ट फॉर्म में रही, यानी कोई फर्क कौन पड़ो। डज हटाई तो मैन वर्ब को एस या एस जोड़ के लिखेंगे, डिड तो फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना के लिखेंगे। बस इतना सा आपको चेंज करना है। अभी भी दिमाग में कोई दिक्कत है तो मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। बात ज़्यादा कोई बड़ी बात को नहीं, छोटी सी बात है, केवल ध्यान रखना है। देखो जैसे एक एग्जांपल है, डिड ही गो फॉर वॉक, डिड ही गो फॉर वॉक, ठीक है। तो अपना निगेटिव मत को पंगो को नहीं, पंगो क्या में है जो पॉजिटिव में उत्तर दे रहे हैं, यस ही। अड़े तक तो कोई दिक्कत कौन था रहा है भैया, तो क्या गयो यस अपना आप आ गयो, सब्जेक्ट अड़े लिया ही है ना। अब क्या लाना चाहो, डिड लाना चाहो, लेकिन डिड यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड है तो ये आवा को नहीं, तो डिड कौन लाओ। फिर मैन वर्ब ने लाना चाहो तो अब मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, डिड हटाई है तो इनके कर दो सेकंड फॉर्म में, यस ही वेंट, यस ही वेंट फॉर वॉक बन गया। इतो सो चेंज करना, ठीक है। यदि इसकी जो निगेटिव वाली बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो ही डिडेंट गो फॉर वॉक, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी डिड है, डिड आएगी, और मैन वर्ब में भी कोई चेंज नहीं आएगा। केवल पॉजिटिव में ध्यान रखना है कि डू डज डिड है तो वो हट जाएगी और वो अपनी मैन वर्ब को थोड़ा सा चेंज करके जाएगी। क्लियर है। अब बताओ और कोई दिक्कत, और कोई एग्जाम्पल बताऊंगे। चलो देखो एक एग्जाम्पल और देख लो। डू दे प्ले क्रिकेट डेली, डू दे प्ले क्रिकेट डेली, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यस में उत्तर देंगे, तो यस दे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखना है, यस दे प्ले क्रिकेट डेली, इतना सा है बस। इसमें तो डू है तो डू मैन वर्ब को तो कोई चेंज करना ही नहीं है, केवल किसको, कि हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि ये नहीं आएगी। नो में इसको जब आंसर देंगे तब हम इसको लिख देंगे, नो दे डोंट प्ले क्रिकेट डेली। अब बताइए कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। तो ये आपने दो चीजें कर ली, और मेरे जहां तक मेरा आकलन है, तुम्हारी जो फेस रीडिंग है उसकी जो चमक है उससे पता चल रहा है कि सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जैसे जैसे चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। अब जो सबसे बड़ा इसका पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी कहूँगा, कि जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा प्रश्न होता है, WH वर्ड का। क्या होता है, चलो अब मैं इसको सबसे बड़ा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो WH वर्ड से क्रिएट होते हैं, पहली बात। और हमारे जो पेपर है, पेपर में भी जो प्रश्न आते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, WH वर्ड वाले। तो इसका मतलब हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली जो चैप्टर है वो क्या है, यही
WH वर्ड की जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी का आता है। एक छोटा सा आकलन किया गया था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि भाई टोटल पेपर यदि 100 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, ठीक है। बोर्ड में 80 नंबर का होता है, लेकिन आकलन सीधा करने के लिए हम कहते हैं कि मान लो टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, तो उस 100 नंबर में से 70 से 75 जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? क्वेश्चन आंसर का वेटेज होता है, और उस क्वेश्चन आंसर 70 में से 60 के लगभग जो क्वेश्चन है, 60% के लगभग जो क्वेश्चन है वो कौन से होते हैं? WH वर्ड वाले होते हैं। तो इतना इसका वेटेज रहता है, इतना ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए पढ़ने के लिए, आंसर फ्रेमिंग, और आंसर फ्रेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है WH वर्ड। WH वर्ड के चैप्टर को हम इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो ही पर्सन, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप WH वर्ड को देखते ही उसका उत्तर निकाल लोगे, इतने आप सक्षम हो जाओगे, इतनी एबिलिटी आप में पैदा हो जाएगी। आप केवल चैनल तक बने रहें और चैनल को अपने जितने भी विद्यार्थी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उन तक पहुंचाते रहें। और शिक्षकों से भी निवेदन है कि आप भी आगे इसको प्रसारित करते रहें, जिससे कि इंग्लिश में राजस्थान का कोई भी बच्चा बोर्ड में असफल ना हो। यही मेरी कामना है, यही इच्छा है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।